Hello friends, welcome to our channel. I am Dr. Preetham Sulake, reproductive medicine consultant and IVF consultant in Nucleus IVF Pune. Today we will be discussing about infertility definitions, what are the causes, what are the evaluation options available in the treatment plans. Infertility is diagnosed in a couple where they have regular sexual activity for more than 12 months, with a woman having regular cycles, and from male's side there is no sexual contact related disorders. In these cases, when there is no pregnancy after 12 months, it is said that the couple is infertile. Coming to treatment plans, infertility evaluation is always a couple consultation. That means either it can be a male problems or it can be female problems. या तो मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो फीमेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो कंबाइन प्रॉब्लम्स हो सकती है, और दोनों में प्रॉब्लम नहीं है फिर भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आती है, जिसके परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 30% मेल्स में इशू हो सकते हैं, 30% फीमेल्स में, या फिर 30% इश्यूज़ आर कंबाइन वन, दोनों में हो सकते हैं। 10% पेशेंट्स में सारी चीज़ें नॉर्मल होके भी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आती है। कमिंग टूवर्ड्स फीमेल पार्टनर एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जेनिटल ट्रैक्ट्स, जो गर्भाशय और गर्भाशय की जो ट्यूब होती है उनमें ट्यूबरकुलोसिस के अंश देखे जा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आती हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस की वजह से प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आती हैं। एडिनोमायोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, या फिर यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि बच्चेदानी तैयार होते समय जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है उससे प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें आ सकती है। फाइब्रॉइड्स, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, ये सारी रीजंस है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रहने में फीमेल की साइड से दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनफर्टिलिटी इवैल्यूएशंस में कपल इवैल्यूएशन होता है, तो मेल के साइड से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि स्पर्म्स के काउंट्स बहुत कम होना। स्पर्म्स है लेकिन उनकी आगे जाने की जो शक्ति होती है वो कम होती है, दैट इज़ ओलिगो और एस्थेनोजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया, कंप्लीटली स्पर्म्स का नहीं होना, ये मेनली एबनॉर्मलिटीज़ होती है। जब हम शुक्राणु पैरामीटर्स देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से मेल्स में इश्यूज आ सकती है, जैसे कि मेडिकल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा शुगर्स होने की वजह से एंड आर्टरीज जो होती है, टेस्टिस को जो ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो ब्लॉक हो जाती है शुगर्स की वजह से, और जहाँ से प्रोडक्शन होता है स्पर्म्स का, जिसे हम स्पर्मिसाइड, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, वो मर जाती है। उसकी वजह से शुक्राणुओं का काउंट और मोटिलिटी कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, इसकी वजह से भी सिमिलर इफ़ेक्ट्स देखे जा सकते हैं। अगला आता है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जैसे कुछ पेशेंट्स में आदतें होती है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग एडिक्शंस, हुक्काज एंड ऑल। तो इन सारे चीज़ों में ऑल दिस थिंग्स अफेक्ट द स्पर्म काउंट एंड मोटिलिटी। लाइफस्टाइल एबनॉर्मलिटीज़ में मेल्स में ओबेसिटीज़ सेकेंड मोस्ट कॉमन रीज़न, और अदर रीजंस जैसे कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ द मेल साइड, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे वाई क्रोमोसोमल माइक्रोडिलीशंस, या फिर डीएनएज का, स्पर्म के जो डीएनएज होते हैं उसमें फ्रैगमेंटेशन होना। दीज आर द कॉमन रीज़न फॉर फ्रॉम द मेल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इनफर्टिलिटी। साइंस के नए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली इनफर्टिलिटी टर्म जो है वो अभी धीरे धीरे रिप्लेस हो रही है सब फर्टिलिटी, क्योंकि सारे पेशेंट्स इनफर्टिलिटी के नहीं हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर सब फर्टिलिटी। कुछ कारणों की वजह से उनमें प्रेगनेंसी रहने में दिक्कतें होती है जो ओवरकम की जा सकती है। अब शॉर्टली आते हैं इनके डायग्नोसिस की तरफ। फीमेल्स की साइड से मल्टीपल लेवल्स पे इवैल्यूएशंस होती है, जैसे कि सेकेंड डे ऑफ पीरियड या फिर थर्ड डे ऑफ पीरियड पे वी गो अहेड विद द ट्रांसवेजाइनल इंटरनल सोनोग्राफी, then hormonal assessments like FSH, LH, prolactin and AMH. Thyroid के साथ there should be a thyroid evaluation also.
Then comes the follicular study, whether the follicle is being formed or not, or sometimes it can be in अनओवुलेटरी साइकिल जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हो सकता है, और ट्यूबल इवेल्युएशन जैसे कि HSG या फिर हाइकोसी, जिसमें हम डायरेक्ट इवेल्युएशन करते हैं आइदर बाय एन एक्सरे और बाय अल्ट्रासाउंड फॉर ट्यूबल असेसमेंट्स. फ्रॉम मेल्स पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेल्युएशन इज सेमेन एनालिसिस, जिसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में. अब हम आगे जाते हैं टूवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. जितना हो सकता है आप आपके फर्टिलिटी कंसल्टेंट के साथ बने रहे, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन एज ऑफ द पेशेंट्स ट्रीटमेंट कैन डिफर इन डिफरेंट वेज. 2 से 3 साइकिल नेचुरल साइकिल्स, 2 से 3 IUI साइकिल्स, लैप्रोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपीज, देन 2 to 3 साइकिल्स IUI इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल. इतना सब करके अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो सम पेशेंट्स रिक्वायर IVF. All these treatment has to be there in a stepwise manner. So do not lose faith in your consultant and continue treatment with them without fail. बहुत बार ये देखा जाता है कि पेशेंट्स फ्लॉक अराउंड दी कंसल्टेंट्स. एक कंसल्टेंट से रिजल्ट नहीं आया 2 महीने में तो दूसरे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, उससे रिजल्ट नहीं आया तो तीसरे के पास जाएंगे. तो इसमें क्या होता है कि यू विल लूज योर टाइम एज वेल एज लॉट ऑफ टाइम. कंसल्टेंट्स विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रायर ट्रीटमेंट जहाँ से उन्होंने पहले चालू किया था. दे विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट पोर्शन, दे विल स्टार्ट अगेन एंड अगेन द सेम प्रोसीजर्स. थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट.